हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। अभी तक हमने एसिड बेस टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन ही पार्ट पढ़ा। अब मेन टॉपिक जो हमारा सिलेबस में भी लिखा हुआ है थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थ्योरीज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए इंडिकेटर क्या है। हम फर्स्ट यूनिट में भी स्टैंडर्डाइजेशन करके आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो वहाँ हमने कई बार एक वर्ड यूज़ किया, इंडिकेटर ऐड करेंगे, 1 to 2 ड्रॉप इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो ये इंडिकेटर है क्या, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब है इंडिकेट करने वाला, ठीक है, कोई भी चीज़ को इंडिकेशन देने वाला किसी चीज़ का। तो यहाँ इंडिकेटर हम टाइट्रेशन में जब यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी जो रिएक्शन है या टाइट्रेशन है वो एंड पॉइंट पे पहुँच गया है। मतलब कि आप जब टाइट्रेशन कर रहे थे तो आपने ब्यूरेट में कुछ लिया, ठीक है, और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में कुछ लिया। तो न्यूट्रलाइजेशन जब आप करा रहे थे, एक आपके पास बेस है, एक आपके पास एसिड है, ठीक है। तो जब ये एसिड जो होगा, जितना भी अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस बेस से, ठीक है। तब नंबर आएगा उसमें जो इंडिकेटर बचा हुआ है। जो इंडिकेटर बचा हुआ है उसका नंबर आता है। अब पहले क्या हुआ, जितना भी एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया इस बेस से, मतलब इस बेस ने इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो एसिड इसमें हमारा प्रेजेंट था। उसके बाद जो हमने इंडिकेटर डाला था वो हमें इंडिकेट करेगा कि भाई अब सारा एसिड यूज हो चुका है, अब मेरी बारी आई है। मतलब कि अगर मैंने कलर चेंज कर दिया, इंडिकेटर बोल रहा है अगर मैंने कलर चेंज कर दिया तो समझ जाओ कि जितना एसिड था वो पहले ही यूटिलाइज हो गया है इस बेस के द्वारा, यानी न्यूट्रलाइज हो गया है। उसके बाद जो इंडिकेटर होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज मतलब जैसे ही उसकी रिएक्शन बेस के साथ या एसिड के साथ होती है वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो इंडिकेटर का बेसिकली इंडिकेट क्या करने का सेंस है कि कब आपकी जो रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन जो हो रहा है ये कंप्लीट हो गया है, तो ये कब बता देता है। अब क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि एक अच्छा इंडिकेटर है तो उसके कुछ अपने करेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला करेक्टर क्या होता है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, ठीक है। अब इसका फंडा मैं समझाऊंगी आपको उस वर्ड थ्योरी जब हम पढ़ रहे होंगे, थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर, तो उसका फंडा मैं तब समझाऊंगी कि वीक एसिड और वीक बेस ही क्यों लेते हैं इंडिकेटर्स को, ठीक है, उस वर्ड थ्योरी में पढ़ेंगे वो। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि ऐसा कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। कलर चेंज जो हो रहा है वो इजीली डिटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कह रहे थे पहले डार्क पिंक था फिर लाइट पिंक हो जाएगा और इतना हल्का सा डिफरेंस है कि आप पता ही नहीं चला पा रहे हो कि एंड पॉइंट पे कलर चेंज क्या हुआ। तो ऐसा कलर चेंज होना चाहिए जो कि हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। या तो कलरलेस से कलरफुल हो जाए, या फिर कोई एक शार्प कलर चेंज हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट खुद ही आ जाता है क्या, कलर चेंज मस्ट बी शार्प, एकदम से चेंज होना चाहिए कलर और रैपिड होना चाहिए, शार्प एंड रैपिड, फटाफट से कलर बदल जाए, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो भी आप चीज टाइट्रेट कर रहे हो, ठीक है, द सब्सटेंस बीइंग टाइट्रेटेड, उससे इंडिकेटर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए लिख देंगे इंडिकेटर मॉलिक्यूल मस्ट नॉट react with the substance being titrated, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो
इंडिकेटर का पीके होता है, पीके वैल्यू होती है, ठीक है, इंडिकेटर की, वो पीएच से के 1 यूनिट के आसपास होनी चाहिए। मतलब अगर एंड पॉइंट पर आने के टाइम पर आपका एक्सपेक्टेड पीएच 7 है, तो आपका जो पीके वैल्यू ऑफ इंडिकेटर हो वो 4 से लेके मान लीजिए 4, 7, 8, 9 तक हो, तब भी चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या पीके होना चाहिए, मतलब पीके इंडिकेटर का कितना होना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, तब ये पॉइंट आपको फिर से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब पॉइंट इसके लिए ये आता है कि हम कैसा इंडिकेटर चूज करना है हमें फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले चॉइस के लिए हम देखेंगे चॉइस ऑफ इंडिकेटर कैसे करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैं अब इसको ऐसे लिखूंगी शॉर्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है अगर हमारे पास, तो यानी जो इंडिकेटर होगा उसका हम वाइड रेंज ले सकते हैं पीके की, क्योंकि हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट जो है, जो एंड पॉइंट जो है वो 7 के आसपास आएगा, हमें पता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो हमारा एंड पॉइंट मिड में कहीं आएगा, तो हम वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो पीके इन होगा वो हमारा अगर 4 से लेके 9 तक की रेंज का भी होगा तो चलेगा, ठीक है, यहाँ पर वाइड रेंज चल जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम ऐसे इंडिकेटर ले सकते हैं जिनका जो पीके वैल्यू है वो 4 से 10 के बीच में होगी। अब हम अगर वीक एसिड्स की बात करें, अब हमें पता है कि जब हम वीक एसिड को टाइट्रेट करने वाले हैं, तो वीक एसिड को जब हम टाइट्रेट करेंगे तो इसका जो पीएच आएगा एंड पॉइंट का समवेयर मोर देन 7 आएगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड 7 से कम में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो 7 से ज़्यादा ही पीएच आएगा उसका। तो पीएच 7 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब हमें जो पीके है इंडिकेटर का वो भी मोर देन 7, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे इसे, मोर देन 7 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर वीक बेस को हमें टाइट्रेट करना है, वीक बेस को टाइट्रेट करना है, तो डेफिनेटली उसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 आएगा। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट में जो पीएच आता है वो लेस देन 7 आएगा। अब लेस देन 7 अगर आएगा तो हमें इंडिकेटर का जो पीके वैल्यू है वो लेस देन 7 वाले ही लेना पड़ेगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है रेड कलर देता है बिलो पीएच 4, ठीक है, पीएच 4 अगर रहेगा तो रेड कलर देगा और येलो कलर देगा 4.4 के अबव में, राइट। ऐसे ही जैसे फिनोक्थिलीन की बात कर ले, फिनोक्थिलीन अगर पीएच 9 के अबव पहले रहेगा, हमारा कलरलेस रहेगा उस समय फिनोक्थिलीन, और जैसे ही 9.7 से अबव पीएच जाएगा वैसे ही इसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो फिनोक्थिलीन वाइड रेंज में यूज हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज भी वैसे ठीक ही रेंज में यूज होता है। तो इन पॉइंट से, चॉइस ऑफ इंडिकेटर से हमारा क्या चीज निकल के आता है, अगर हम रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की करा रहे हैं तो हम न्यूट्रल इंडिकेटर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की, ठीक है, तो हमें पीके मोर देन 7 लेना पड़ेगी, यानी बेस लेना पड़ेगा, बेसिक नेचर लेना पड़ेगा इंडिकेटर का, ठीक है, ऐसा इंडिकेटर लेना पड़ेगा जिसका बेसिक नेचर हो। ऐसे ही अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की, तो यानी हमें इंडिकेटर कैसा लेना पड़ रहा है, जिसका पीके वैल्यू लेस देन 7 हो। लेस देन 7 का मतलब हो जाएगा एसिडिक इन नेचर होगा जो इंडिकेटर, ठीक है। तो जब पीएच इसका जैसा होगा उस हिसाब से एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल हम यूज कर रहे हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
तो हम बढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर की तरफ। तो पहली थ्योरी ऑफ इंडिकेटर है ओसवाल्ड्स थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। तो एक साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड, इन्होंने 1894 में एक थ्योरी प्रपोज की इंडिकेटर की ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, उसका बेसिस क्या था? आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने एक चीज़ बोली थी, वीक एसिड या वीक बेस होते हैं जनरली जितने भी, वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस हुआ जो कि आयोनाइज होके कलर चेंज कर देगा। ठीक है, अगर वो पहले अगर इंटैक्ट फॉर्म में है, इंडिकेटर मान लीजिए एच है, इंडिकेटर से उसे डिनोट कर दिया। कोई भी वीक एसिड है मान लीजिए, क्योंकि एच मैंने डिनोट कर दिया तो वीक एसिड मान लेते हैं ऐसे। तो कोई भी अगर इंडिकेटर जो है वीक एसिड है मान लीजिए, तो इसका कोई कलर होगा। ठीक है, कलर ए मान लीजिए इसे, और यही अगर डिसोसिएट हो जाता है एच आयन में प्लस इंडिकेटर, जो भी डिसोसिएट होने के बाद वो बाकी का मटेरियल बच रहा है उसका, ठीक है, तो ये क्या कलर दे देता है? कलर बी दे देता है। यानी डिसोसिएट होने से पहले उसका दूसरा कलर था और डिसोसिएट होने के बाद उसका दूसरा कलर हो गया है। ठीक है, तो ये वीक एसिड नेचर में था। अब चलिए यहीं पर ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि वीक एसिड और वीक बेस की हम बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कोई भी कॉमन लाइन इफेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप इस समय आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉमन लाइन इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ मान लीजिए हमारा बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ मान लीजिए हमने ले रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर हमने ले रखा है, इंडिकेटर ये जो है ये है वीक एसिड। अब वीक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? अपने आप को डिसोसिएट कर पाएगा। पहले इन दोनों में से कौन सा डिसोसिएट होगा, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड? हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। वो जल्दी से अपने हाइड्रोजन आयन दे देगा। ठीक है, तो जो बेस होगा पहले किससे रिएक्ट करेगा? जो डिसोसिएटेड होगा। रिएक्शन किसकी होगी बेस से? जो डिसोसिएट मिलेगा उसे एच आयन जहां मिलेगा सबसे पहले बेस को, जैसे ही बेस इसमें एंटर कर रहा है तो बेस को जहां से जल्दी से एच आयन मिलेगा वो उसको खींच लेगा। ठीक है, इसका मतलब जो बेस हमारे पास आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है, वो जल्दी से स्ट्रॉन्ग एसिड से एच आयन से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करता रहेगा इसको। ठीक है, तो डेफिनेटली वो वीक एसिड के पास गया तो होगा, लेकिन इतनी जल्दी वीक एसिड अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर पाया होगा इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हुआ क्या? फाइनली बेस जाके स्ट्रॉन्ग एसिड से पहले रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने जितना भी लिया था वो खत्म हो जाएगा, तब नंबर आएगा इस बेचारे वीक एसिड का। और जैसे ही इस वीक एसिड का नंबर आया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन एंड कर गई है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस आके वीक एसिड जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो बेस की प्रेजेंस में ये वीक एसिड जो है डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने की वजह से ये कलर बदल लेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक हो गया? तो वीक एसिड और वीक बेस लेने का मतलब यही होता है कि हमें पहले रिएक्शन नहीं करानी है, उसकी रिएक्शन उसकी तब करानी है जब जो हमारा मेन जो जिसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो बताएगा कि भाई अब मेरा नंबर आ गया, इसका मतलब ये वाले जो भाई साहब हैं कंज्यूम हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब ये होता है।
तो कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात को ज़रा ध्यान में रखेंगे, उसके मद्देनज़र ही देखेंगे। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में, ठीक है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जब तक इस वीक एसिड को एल्कली नहीं मिलेगा तब तक ये डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे हम पीएच कैलकुलेट करते हैं किसी चीज़ का, वैसे ही इस रिएक्शन से देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ओसवाल्ड ने सबसे पहले कहा क्या था, उनकी बात क्या थी। उनकी बात यही थी, कहने का मतलब यही था सिंपल सा एक लाइन में, कि कोई भी इंडिकेटर जो होता है जब आयोनाइज हो जाता है तो वो दूसरा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जब वो रहता है तो उसका कोई और कलर होता है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में उसका कोई और कलर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम पीएच कैलकुलेट करते हैं, अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड की बात कर लेते हैं। तो इंडिकेटर का जो कांस्टेंट होगा, इंडिकेटर कांस्टेंट जिसे बोलेंगे, उसे के से डिनोट कर देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इंडिकेटर कांस्टेंट, ठीक है। तो के इंडिकेटर जो होगा वो आपका आयोनाइज्ड फॉर्म, जो यहाँ लिखा हुआ है दिख रहा होगा, और इंडिकेटर का बाकी बचा हुआ पार्ट। अभी एक एग्जाम्पल फेनोल्फथालीन के स्ट्रक्चर सहित देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका अनआयोनाइज्ड पार्ट, ठीक है। इसको HIN से डिनोट कर दिया है, राइट। इसको कैपिटल में ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, ओके। अब हम H को अगर इधर ले जाना चाहें, H इंडिकेटर को हम इधर ले जाना चाहें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इधर आके KN, ठीक है। तो इसे ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये डिवीजन में, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में, ये IN नीचे डिवीजन में आ जाएगा, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे एक बार। ये हो जाएगा माइनस लॉग HIN इंडिकेटर का इक्वल्स टू माइनस लॉग, अब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो जो इनटू वाले हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। H इंडिकेटर डिवाइड बाय इंडिकेटर में पॉज कर। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये किसके बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, pH, ठीक है। और इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग KN को हम लिख सकते हैं PKN, जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा pH इक्वल्स टू PKN। यहाँ जो हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में चला जाएगा ये, ठीक है। तो इंडिकेटर माइनस आयनाइज्ड और ये क्या है, अनआयनाइज्ड। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखें कि pH जो होता है, इंडिकेटर की बात हो रही है, PKN प्लस लॉग ऑफ इंडिकेटर, ये कैसा है, आयोनाइज्ड, डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म, राइट। तो ये आपका आ जाता है, राइट। तो इस पूरी रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा कलर है इंडिकेटर का वो किसके रेशियो से डिटरमाइन होता है, इस रेशियो से डिटरमाइन होता है कितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म थी और कितनी आयोनाइज्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई, कितने pK पर, और जो रिएक्शन था उसका क्या pH था,
ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन, ये जो आपको क्वेश्चन मिली है वो इसी के बेसिस पे मिली है और इसी पे हमारा जो इंडिकेटर है वो वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज करके देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने जितना भी पार्ट लिया है ना, यहाँ पर हमने HIN लिखा था, HIN लिखा हुआ था ना, तो HIN में ये जो पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी IN, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब H लग गया, ये H, तो जब H इससे इंटैक्ट है HIN से अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, तब इसका कलर पिंक कलर का होता है। और जैसे ही इसमें से H हट जाता है, यहाँ 2 एरो लगे हुए हैं वाइस वर्सा, ठीक है, जैसे ही इसमें से H हट जाता है तो ये ऑरेंज येलो कलर का होता है बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में जाते ही येलो कलर का हो जाता है और वीक एसिड के फॉर्म में है ये, ठीक है, इसीलिए एसिडिक मीडियम में क्या है, ये पिंक कलर का रहता है, ठीक है। तो पिंक कलर का एसिडिक मीडियम में, और जैसे ही ये आयोनाइज्ड फॉर्म में जाता है ये येलो कलर का हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो एग्जाम्पल से, ये देख रहे हो कि स्ट्रक्चर से हमें ये पता लग रहा है कि ये वीक एसिड नेचर का है, राइट, जो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कैसा है, पिंक कलर का है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में ये येलो कलर का हो जा रहा है। यानी कि दोनों ही फॉर्म जो इसकी हैं, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, दोनों में ये अलग अलग कलर शो कर रहा है। तो ये था आपका ओसवाल्ड थ्योरी। तो थ्योरी में याद रखने के लिए हम अगर स्ट्रक्चर ना भी बनाना चाहें तो एक फिनोप्थिलीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे PH, मतलब फिनोप्थिलीन की बात हो रही है, ठीक है। तो जब फिनोप्थिलीन जो होता है एक वीक एसिड है, राइट, तो वीक एसिड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये। तो जब ये इस फॉर्म में होता है तो ये कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डिसोसिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे ही इसे एल्कली मिलता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है और आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने के बाद इसका जो कलर है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओसवाल्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इंडिकेटर का, फिनोप्थिलीन। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है क्यूनॉइड थ्योरी, फिर रेजोनेंस थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो, जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो 2 टॉटोमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक होता है बेंजोनॉइड फॉर्म और एक होता है क्यूनोइड फॉर्म। तो अगर हम फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो फिनोप्थिलीन का स्ट्रक्चर अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में देखते हैं तो वो उस समय बेंजोनॉइड फॉर्म में मिलता है। तो ये इसकी बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है एसिडिक मीडियम में, इस समय ये कलरलेस होता है। जैसे ही इसे OH मिलता है, OH आयन मिलता है, तो ये अपने क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर में क्यूनोनाइड फॉर्म के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। यानी इसे जैसे OH मिला यानी बेसिक सोल्यूशन हुआ, बेसिक सोल्यूशन में क्यूनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उस समय इसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। तो इन्होंने क्यूनोनाइड थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी एक थ्योरी थी जिसमें ये डिफाइन किया गया कि कोई भी जो इंडिकेटर है, जो एसिड बेस इंडिकेटर जो भी है कोई सा, यहाँ सिर्फ एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात हो रही है, इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं सिर्फ एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो 2 टॉटोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या तो बेंजोनॉइड फॉर्म होगी या फिर क्यूनोनॉइड फॉर्म होगी।
ठीक है। बेंजोनॉइड फॉर्म का मतलब हो गया कि जो रेजोनेंस से पहले जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजोनॉइड्स मतलब बेंजीन्स दिखाई दे रही हैं हमें, वो बेंजोनॉइड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जैसे ही रेजोनेंस आएगा तो रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन मॉलिक्यूल बने हुए थे उनमें चेंज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल, इसमें रेजोनेंस हो गया और यहाँ पर चेंज आ गया इसके स्ट्रक्चर में, तो बेंजोनॉइड फॉर्म से ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्यूनोन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो क्यूनोनाइड स्ट्रक्चर कहला रहा है। तो ये अलग अलग पीएच पे ये जो टॉटोमरिक फॉर्म्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेनोक्थिलीन जो है वो एसिडिक मीडियम में बेंजोनॉइड फॉर्म में रहता है और बेसिक मीडियम में ये क्यूनोनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर देता है। ठीक है, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है जनरल बेसिकली इसकी। ठीक है, आयोनाइज्ड फॉर्म में पिंक कलर दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर आयोनाइज और अनआयोनाइज की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बात ओसवाल्ड थ्योरी में हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या मेंशन करना होगा क्यूनोनाइड थ्योरी में कि कोई भी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर अलग अलग मीडियम में, एसिड बेस मीडियम में अपनी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फेनोक्थिलीन का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, फेनोक्थिलीन बेंजोनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने अभी मिथाइल ऑरेंज का जो एग्जाम्पल देखा था, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है क्यूनोनाइड फॉर्म में होता है एसिडिक मीडियम में रेड कलर का, और बेंजोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेसिक मीडियम में जो कि येलो कलर होता है। ठीक है, तो आई होप थ्योरी ऑफ इंडिकेटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।